एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय यूपीएससी डायरी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी यूनिट 2 के पीवाईक्यूज पेपर 1 के ऑप्शनल। जिसका भी सोशियोलॉजी है यूपीएससी ने, उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। पेपर 1 के यूनिट फर्स्ट को मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। और सोशियोलॉजी पेपर 2 के भी मैंने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं, इसमें मॉडल आंसर सब में डिस्कस करे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी आप कवर कर लीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को फॉलो करना है तो, ताकि आपका सिलेबस मॉडर्न आंसर से पीवाईक्यू के थ्रू कवर होता जाए। तो ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी। सोशियोलॉजी इज अ साइंस, साइंटिफिक मेथड इन क्रिटिक और मेजर थियोरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। दूसरी वीडियो में ऑडियो क्वालिटी थोड़ी पुअर है, वो मैंने अब इम्प्रूव कर लिया है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाली वीडियोस में। बिल्कुल भी मैंने परमानेंटली माइक की प्रॉब्लम फिक्स कर ली है। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है, इज सोशियोलॉजी आ साइंस के रीजन फॉर योर आंसर। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2015 का पीवाईक्यू है ये। तो यहाँ से हम इसे कैसे अप्रोच करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे डिबेट बेस्ड ही इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करेंगे थिंकर का। और यहाँ पे रेफरेंस देके हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन को 30 वर्ड्स में। और फिर हम आर्ग्यूमेंट देंगे कि ये साइंस है, हम ये भी बोलेंगे साइंस ये है भी, और ये भी बोलेंगे दूसरे पार्ट में कि साइंस नहीं है। दोनों में आर्गुमेंट्स लिखेंगे। फिर एक मिडिल पाथ हम बताएंगे कंटेम्प्रेरी व्यू के साथ, फिर थिंकर फॉर एग्जांपल के साथ इसे सप्लीमेंट करेंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, इसकी डायग्राम वगैरह भी हम यहाँ बनाएंगे। और कंक्लूजन हम एक बैलेंस वे में कंक्लूड कर देंगे, ना बोलेंगे कि साइंस है, ना ही बोलेंगे कि साइंस नहीं है। मतलब आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है इसमें, बस यही बोलना चाह रही थी मैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में मैंने दरखाइम को कोट किया है, क्योंकि दरखाइम ने कहा था कि सोशल फैक्ट को चीज़ों की तरह ट्रीट करना चाहिए। और इस यही चीज़ जो सोशियोलॉजी है ना, उसके साइंटिफिक राइगर को रिप्रेजेंट करती है। और ये डिबेट कंटिन्यू है, और देखते हैं कि नेचुरल साइंस का राइगर ये मैच कर पाता है कि नहीं सोशियोलॉजी। तो आप सोच रहे होंगे कि साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, सोशियोलॉजी कैसे साइंस हो गई। लेकिन सोचिए, जब आप मेट्रो में चढ़ते हो और देखते हो सब लोग एक ही जगह लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, या फिर इलेक्शन टाइम पे एक एरिया से मतलब एक एरिया के लोग एक ही पार्टी को वोट देते हैं, तो ये पैटर्न कैसे समझते हो। ये काम सोशियोलॉजी का है, सोसाइटी के पैटर्न्स को डिकोड करना। अब सोशियोलॉजी इज अ साइंस की यहाँ पे पॉजिटिविस्टिक व्यू लिखते हैं। कॉन्टे ने तो क्लियर बोला था कि सोशियोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंसेस। और दरखायम ने कहा था कि सोशल पैक को चीज़ों की तरह ट्रीट करो। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम के टाइम एंजाइटी तो सबको होती है, लेकिन सुसाइड रेट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली कुछ एज ग्रुप या ऑक्यूपेशन में ज़्यादा होते हैं। दरखायम ने जो सुसाइड स्टडी किया था उसमें स्टेटिस्टिक्स का यूज़ करके प्रूव किया कि ये सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि एक सोशल लॉ है। तो यहाँ कॉम्पिटेटिव क्राइम को हम बता देंगे। और साइंटिफिक मेथड्स कौन-कौन सी यूज़ होती है, क्राइम होता है तो पुलिस एनसीआर भी रिपोर्ट बनाती है। क्राइम रेट्स के हिसाब से पॉलिसी बनती है, फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स, फर्टिलिटी रेट का डेटा, ये ये सब डेटा पर बेस्ड होती हैं चीज़ें। ये सब सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक बेस देता है। साइंटिफिक मेथड्स में हम बताएँगे। ये प्रेडिक्टिव कैपेसिटी भी बताता है, ये चारों पॉइंट मैंने बता दिया आपको। अब सोशियोलॉजी इज नॉट अ साइंस, इंटरप्रिटेटिव व्यू। दूसरी तरफ केबल और शूट्स कह रहे थे कि लोग जहाँ भाई सोसाइटी को सिर्फ नंबर से समझना एकदम गलत है। वेबर ने बोला फर्स्ट टाइम यूज करो, मतलब लोगों के एक्शन के पीछे की सोच समझो। अगर आप मेट्रो में एक सीट दे देते हो एक एल्डरली को, मतलब एक बुजुर्ग इंसान है, उनको आप सीट दे दोगे, तो क्या आप इसको सिर्फ ऐसे लिख दोगे कि एक सीट दिया गया। एक सीट दिया गया, लेकिन क्यों दिया, किस वजह से दिया, इससे लाइन से समझ आ रहा है कि एक सीट दिया गया? नहीं। तो उसके पीछे का रिस्पेक्ट फॉर एल्डर कल्चर को समझना भी ज़रूरी है। तो ये सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस पेपर ने बताया था फर्स्ट ईयर में। कोविड वैक्सीन हेजिटेंसी, डेटा कहते हैं लोग हेजिटेंट थे, लेकिन एक्चुअल रीज़न था ट्रस्ट इश्यूज़, व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन और रिलीजियस बेस्ड कंसर्न्स। ये सब रीज़न से ये चीज़ें स्टैटिस्टिक्स में कभी नहीं मिलेंगी। तो ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इम्पॉसिबल है, ऐसा बेकर और मेंडल ने बोला था। शूल्स और फेनोमेनोलॉजी ने भी यही बोला था कि सब्जेक्टिव मीनिंग बताओ, ऐसे कैसे चलेगा। और पोस्ट मॉडर्निस्ट्स ने भी बोला था कि मतलब लियोटार्ड बोलते हैं कि यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह अपना कॉन्टेक्स्ट है। इसे उन्होंने ग्रांट लॉज को
रिजेक्ट कर दिया था। वैक्सीन वाला एग्ज़ाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया इसमें। फिर इसमें एक मिडल पाथ दिया गया। मिडल पाथ में क्या बोला गया कि हाँ, मैं ये बोला था मुझे एक पॉइंट आउट कि हमेशा एक्सट्रीम जवाब थोड़ा रिस्की होता है। इसलिए मॉर्टन को यहाँ पे ऐड किया मैंने कि मॉर्टन ने बोला कि मिडल एज थ्योरीज़ बनाओ। ना ज़्यादा ओवर जनरलाइज़ करो, ना माइक्रो लेवल पे अटक जाओ। और कुहन बोलते हैं कि सोशियोलॉजी अभी पैराडिग्मेटिक है। मतलब अभी एक फिजिक्स जैसा यूनिवर्सल मॉडल बना ही नहीं है सोशियोलॉजी में। और गिडिंस ने तो डबल हार्मेनेटिक्स दिया। मतलब सोशियोलॉजी उन लोगों को स्टडी करती है जो खुद अपने लाइफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप ट्रैफिक रूल्स के एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक तरफ गवर्नमेंट लॉ बनाती है जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, और दूसरी तरफ लोग अपनी जुबान निकाल लेते हैं। रेड लाइट पर रुकने की जगह साइड से निकल जाते हैं। सोशियोलॉजी दोनों को समझती है, लॉ को भी समझेगी सोशियोलॉजी, और जुगाड़ को भी समझेगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सा एक डायग्राम बना सकते हो कि लेफ्ट साइड में साइंस कैम बता दिया, राइट साइड में वेब मतलब नॉन साइंस कैम बता दिया, वेब कुछ पोस्ट मॉडर्निस्ट को लिख दिया, साइंस कैम पे कॉम्पिटर खाइम को लिख दिया। फिर इनका जो है मिडिल पाथ बता दिया। मॉर्टन को, उनको, गिडेंस को एक पेज में क्लियर याद हो जाता है इससे। और इसी के एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं अगर इस तरह से आप डायग्राम ऐड करोगे ना, या फिर फिगर में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो बताना भूल आप। तो कंक्लूजन में बता देंगे कि सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन्स को स्टडी करती है, नेचुरल साइंस की तरह रिजिड नहीं है, लेकिन इसकी ब्यूटी ही ये है कि ये नंबर्स और मीनिंग दोनों को मिला के समझता है। और एग्जाम के लिए याद रखना है कि यूपीएससी को एक बैलेंस व्यू चाहिए, एक्सट्रीम नहीं। आपको लिखना है आपको लिखना है कि सोशियोलॉजी इज अ ह्यूमन साइंस जिसमें ऑब्जेक्टिविटी भी है और सब्जेक्टिविटी भी है। बस अगली बार जब आप अपने दोस्त के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर लोगे, जैसे कि अरे ये तो लास्ट नाइट भी ये नोट्स कॉपी करेगा, समझ जाएंगे कि थोड़ा सोशियोलॉजिस्ट बन गए हो। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। और एक और चीज़ मुझे ऐड करना थी यहाँ पर, कि सोसाइटी को समझना साइंस के बिना इम्पॉसिबल होता। अगर मतलब वरना नेटफ्लिक्स आपके लिए एग्जैक्ट रिकमेंडेशन कैसे निकालता, वो भी तो डेटा ड्रिवन सोशियोलॉजी है ना। तो इस बारे में थोड़ा सोचिएगा आप प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। कंक्लूजन, हाँ मैं ऊपर बोल रही थी कि कंक्लूजन आप जो मैंने लिखा है इस तरह से आप बैलेंस करके कंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे मैंने शो करा ही है, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। डू यू थिंक दैट साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग सोशल रिसर्च इज फुल प्रूफ, इलैबोरेट। तो वो इसमें पूछ रहा है कि साइंटिफिक मेथड के सोशियोलॉजी में फुल प्रूफ है, मतलब क्या सोसाइटी को वैसे ही स्टडी कर सकती है जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल्स इसमें समझते हैं, पहले अप्रोच देख लेते हैं। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड बताएंगे और उसका रोल क्या है सोशियोलॉजी में, इसमें एंड टू में बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं तो बॉडी में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इसके साइंटिफिक मेथड को। इसको मॉर्टन के गुडोज से भी हम लिंक कर सकते हैं। फिर डिबेट में हम बताएंगे कि पॉजिटिविस्टिक साइंटिफिक मेथड पॉजिटिविस्ट से कनेक्ट करेंगे। फिर इसके क्रिटिक बताएंगे, ये जो बोलते हैं कि साइंटिफिक मेथड फुल प्रूफ नहीं है, तो मिडिल का बताएंगे। थोड़ा सा सिमिलर जा रहा है फर्स्ट वाले से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है सेम ही है ये टॉपिक का, इसलिए। फिर एक बैलेंस कंक्लूजन देंगे कि लिमिटिंग इन स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, लिमिटेड है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। हम यहाँ पे साइंटिफिक मेथड के डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंटिफिक मेथड बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि ऑब्जर्व करो, हाइपोथेसिस बनाओ, वेरीफाई करो, फिर जनरलाइज करके थ्योरी बना लो। जैसे कॉम्पटन ने बोला था कि सोशियोलॉजी भी वैसे ही साइंस बन सकती है। सोचो तुम्हारे घर के पास एक दुकान है, और वहाँ पे जो दूध मिलता है ना वो हमेशा आइडेंटिटी रहता है, मिलावटी दूध। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि सैंपल टेस्ट करते हो कि, और फिर कंक्लूड करते हो कि हाँ, ये शॉपकीपर हमेशा इसमें है ना पानी मिक्स करता है। तो ये तो साइंटिफिक मेथड का प्रोसेस ही हुआ ना एक तरह से। तो कैरेक्टरिस्टिक साइंटिफिक मेथड के आप यही करेंगे, सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल एविडेंस बेस्ड। सरकार ने सोसाइटी को रैंडमली बल्कि स्टैटिस्टिक्स यूज करके दिखाया है कि सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन से सोसाइटी जो सोसाइटी रेट है ना वो लिंक होता है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, जैसे जब आप इस रैप पुलिस चालान बनाता है तो आइडियली इसको इम्पार्शियल होना चाहिए, दोस्त या रिलेटिव देखकर भी रूल फॉलो करना चाहिए उसे। सोशोलॉजी में भी इसी ही डिमांड है कि उसे बाइस नहीं होना। ऑब्जेक्टिविटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी, वेबर ने इसे बताया था। फिर वेरिफिकेशन एंड पॉसिबिलिटी, पॉलिसी एबिलिटी इसमें प्रॉपर का है, जैसे
कोई बोले कि सब पॉलिटिशियन करप्ट होते हैं, तो ये फॉल्सिफाइबल क्लेम है, क्योंकि अगर एक भी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन मिला तो थ्योरी गलत हो जाएगी। तो वेरिफिकेशन इसमें है, इम्पोर्टेंट है। फिर जनरलाइजेशन एंड प्रिडिक्शन, इसमें एनएफएचएस का जो डेटा होता है ना, उसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि फर्टिलिटी रेट अर्बन एरियाज में गिर रही है। तो वो जनरलाइजेशन प्रिडिक्शन होना चाहिए। यहाँ पे एक साइक्लिकल डायग्राम आप बना सकते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। तो कुडूस के नॉर्म फॉर मॉडर्न कम्युनलिज्म, इसका मतलब है कि नॉलेज सबके लिए है, सबके लिए अवेलेबल है, कोई एक के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं है। यूनिवर्सलिज्म भी यही है कि यूनिवर्सल डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज कैपिटलिज्म, एक ऑर्गेनाइज तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए ताकि वैलिडिटी मेंटेन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डॉक्टर की रिसर्च सब ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए, ताकि सिर्फ अपने फायदे के लिए। अब ये प्रूफ है कि नहीं, इसमें हम देख लेते हैं। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल हो कि एनसीआरबी डेटा से हम देख सकते हैं कि साइबर क्राइम केसेस कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। फिर रिलायबल फ्रेमवर्क देता है, जैसे सीएसडीएस के इलेक्शन सर्विस सिस्टमैटिक डेटा से इंसाइट देते हैं, रैंडम गॉसिप से तो नहीं देते ना वो। तो ये इससे रिलायबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी इनहेंस होती है। अब क्रिटिक्स में क्या लिखेंगे, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एग्जाम्पल हमें देंगे कार्ल जंग का। लोग अनकॉन्शियस डिजायर और सिंबल से चलते हैं, जो मेजर करना मुश्किल है। तो एक आज हमने बोला था यहाँ पे नॉट अ मैसेजेबल लाइक एड, जैसे कि एक इंसान एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, एक एडवर्टाइजमेंट में एक छोटी सी सिंबल देखकर भी प्रोडक्ट खरीद लेता है, पर रीजन खुद को भी नहीं पता होता। तो वह ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती वो भी हम ले लेते हैं। अब उसका कोई रीज़न है क्या? नहीं है। फिर सेकंड है वैल्यू वाइज, वेबर प्योर न्यूट्रलिटी मुश्किल होती है। जैसे फार्मास्यूटिक्स पे स्टडी करेंगे आप, तो पॉलिटिकल व्यूज डेटा इंटरप्रिटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये हम बता सकते हैं उसमें कल्चरल स्पेसिफिसिटी, बार्गुन के इसमें जेक्स जॉर्डन को मेंशन करके हम बताएंगे कि इन्होंने बोला था कि ह्यूमन बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। एग्जाम्पल जॉइंट फैमिली का डिक्लाइन का कॉन्सेप्ट यूरोप और इंडिया में अलग ट्रेजेक्टरी लेकर आता है। फिर मेथोडोलॉजिकल एनालिटिज्म, यहाँ पे पेयर बैंक का बताएंगे, यानी कि वो एक ही मेथड से सब नहीं होगा। कोविड पेंडेमिक के टाइम पर सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं, लोगों के पर्सनल नैरेटिव्स भी जरूरी थे। अब डबल हार्मोनिटिक्स सोसाइटी, यहाँ पे रीजन्स को मेंशन करेंगे। सोसाइटी अपने आप को इंटरप्रेट करती है। अगर सर्वे बोलता है कि यूथ काफी पॉलिटिकली एक्टिव है, तो यूथ अपनी एक्टिविटी बढ़ा भी देता है, मतलब रिजल्ट बिहेवियर को चेंज कर देता है। फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट यहाँ पे बताएंगे कि यूनिवर्सल लॉस रिजेक्ट करते हैं मल्टीपल नैरेटिव्स को, और मल्टीपल नैरेटिव्स को इंपॉर्टेंट देते हैं, यूनिवर्सल लॉस को रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे जेंडर आइडेंटिटी स्टडीज में एक ही फॉर्मूला सब पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मिडिल पार्ट में हम बताएंगे कि अब सोशियोलॉजी ने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ एक साइंटिफिक मेथड से काम नहीं चलेगा। मीन्स मेथड के लिए इन्होंने क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव ट्रायंगुलेशन, एक सम की स्टडी करने के लिए सर्वे के नंबर्स भी चाहिए और इंटरव्यूज की कहानियां भी। प्रोबेबिलिटी, ऐसा बोला था उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। इलेक्शन पोल्स हमेशा ट्रेंड दिखाता है, गारंटी नहीं देते ये। तो ये हम बताएँगे, इसमें कंक्लूजन में बताएँगे कि सब समझ लो साइंटिफिक मेथड हमें एक डिसिप्लिन देता है, जिससे रिसर्च रिलायबल और ऑथेंटिक लगती है, लेकिन इंसान कोई आइटम या मॉलिक्यूल तो नहीं है। वैल्यूज़ है, कल्चर है, उसके अंदर इमोशंस के साथ सोसाइटी को समझना होता है। सोशियोलॉजी इसलिए एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करती है, राइगर भी और सेंसिटिविटी भी। जैसे हिडन्स ने कहा था कि सोशियोलॉजी डील्स विद प्रोबेबिलिटीज नॉट सर्टेनिटीज। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंटिफिक मेथड मेक सोशियोलॉजी a science, illustrate your answer with Durkheim's method or describe the basic postulates of scientific method, how paradigms following sociological research। तो इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट एक तरह से सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ दरखाइन की स्टडी को एक तरह से ऐड कर दिया है, बाकी कॉन्टेक्स्ट पे कॉन्टेक्स्ट सेम है, इस वजह से डेटा रिपीट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे और करके लिख दिया है। तो आप ये डेटा इसमें यूज कर सकते हैं सेकंड वाले आंसर में। यहाँ पे हम कैसे अप्रोच करेंगे, साइंटिफिक मेथड को कैसे डिफाइन करेंगे, सोशियोलॉजी का जो क्लेम है साइंस का, उसको फिर से यहाँ पे हम रिपीट करेंगे। फिर फीचर्स बताएंगे जो हमने ऊपर पढ़े थे साइंटिफिक मेथड की, वही हाइपोथेसिस, जनरलाइजेशन, सिस्टमैटिक स्टडी, ऑब्जर्वेशन। तो वही यहाँ बताना है। फिर दरखाइम के मेथड को यहाँ पे इलेबोरेट करना है हमें, सुसाइड वाला जो इन्होंने वर्क करा था उसके एग्जाम्पल को, और कैसे सोशियोलॉजी के साइंटिफिक क्लेम को सपोर्ट करता है, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। और ये बैलेंस अप्रोच से कंक्लूड करने का।
क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी 2 डेफिनेशन बताई है साइंटिफिक मेथड की जनरल में, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन वाली, यहाँ पे एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन, ये सब मेथड इन्वॉल्व रहती है साइंटिफिक मेथड में, जो उसे फाउंडेशन देती है मेंटल साइंस की। अब इसमें जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है बाकी उससे स्टडी नहीं कर पाते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेशन को, यही बताया था। अब थियोडोरसन की मैंने यहाँ डेफिनेशन डाली है। थियोडोरसन के हिसाब से साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू वेरीफाई किया जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज कलेक्ट करता है ना सच तक पहुंचने के लिए, वैसे ही सोशल साइंटिस्ट फैक्ट कलेक्ट करता है ट्रूथ डिस्कवर करने के लिए। सोचो आपके घर में बार-बार लाइट चली जाती है। आप पहले देखते हो कि फ्रीज तो नहीं उड़ गया है, फिर चेक करते हो, वायरिंग चेक करोगे आप, फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉल करते हैं। तो यही प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, कंक्लूजन। ये मैंने फीचर्स आपको सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दिए। आप ऑब्जर्वेशन करोगे सर, और यहाँ पे सर्वे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी में रिसर्च की न्यूट्रलिटी, फिर हाइपोथेसिस, टेस्टेबल प्रोपोज़िशन, जनरलाइजेशन, पैटर्न डिराइव करेंगे, पैटर्न निकालेंगे। एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में आप फिर बता सकते हो कि इसे सेंसस का के थ्रू पता लगता है कि इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है, और ऑब्जेक्टिविटी में रिसर्च अपने पर्सनल राइज नहीं लाता। जैसे पॉवर्टी स्टडी करते वक्त ये नहीं बोल सकता कि गरीब लोग कामचोर होते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जैसे कि एक असम्पशन अर्बन एरियाज में क्राइम ज़्यादा होते हैं, फिर डेटा एनालाइज करके प्रूव डिसअप्रूव करना, जनरलाइजेशन पैटर्न्स बनाने की कोशिश करना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से सुसाइड। सोशियोलॉजिकल एंगल से अगर हम देखें कि इस तक सोसाइटी के हिडन पैटर्न समझने में हेल्प करते हैं, जिससे पॉलिसीज और सॉल्यूशन निकल सकते हैं। हमारी जो पॉलिसीज डिजाइन की जाती है ना, की जाती हैं, जो सब इसी बेसिस पे ही होती है। अब दरखाएँ का एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। दरखाएँ में सुसाइड को सोशल पैक्ट माना था, ना कि सिर्फ पर्सनल चॉइस। कंट्रीज़ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के डेटा कलेक्ट करके एम्पिरिकल डेटा में हम ये बताएँगे तो फाइंडिंग्स, हाइपोथेसिस, इसमें है ना प्रोटेस्टेंट्स के सुसाइड रेट कैथोलिक से ज़्यादा थे। मतलब रिलीजन के लेवल को ऑफ इंडिविजुअल मैटर करता है। इसमें फिर टाइप्स ऑफ सुसाइड इन्होंने बताए थे। ये डायग्राम जो है मैंने बताया है ड्रॉ करना कंपल्सरी है। मतलब जब भी आप सुसाइड को एक्सप्लेन करो दर्शाएँगे तो ये डायग्राम बनाना ही बनाना है आपको। फिर इगोइस्टिक सुसाइड क्या होता है? जो सोशल टाइ मतलब जब सोशल टाइज़ वीक हों, जैसे कि अर्बन लोनलीनेस, अकेलेपन की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं। फिर अल्ट्रुइस्टिक जब टाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जैसे कि हमारे सोल्जर्स डाइंग फॉर कंट्री। फिर एनेमिक जब रेगुलेशन लूज़ हो, जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद सुसाइड रेट का बढ़ना। फिर फैटलिस्टिक जब ओवर रेगुलेशन हो, जैसे प्रिजनर्स। अब लॉकडाउन के टाइम पे एनीमिक सुसाइड केसेस इंक्रीज हुए क्योंकि लोगों की जॉब सही थी, रेगुलेशन अनस्टेबल था। ये दिखाता है कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली इंडिविजुअल के एक्शंस को इम्पैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इसमें बताएंगे कि ऑब्जेक्टिविटी और जनरलाइजेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हाउ इट मीन्स सोशियोलॉजी इज साइंस, सिस्टमैटिक मेथोडोलॉजी, मतलब एक तरह से सिस्टमैटिक है, हम टेस्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं। तो ये चारों पॉइंट हम मतलब तीनों पॉइंट हम लिख सकते हैं इसमें। फिर क्रिटिसिज्म बता देंगे वेबर का। इसमें बताएँगे कि ह्यूमन एक्शन के पीछे मीनिंग भी इम्पोर्टेंट है, जैसे नंबर से समझ नहीं आता, तो वेबर के क्वेश्चन का एग्जांपल ले देंगे, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। फिर रॉबर्ट का एग्जांपल दे देंगे, सोशियोलॉजी साइंस है पर लैब एक्सपेरिमेंट की तरह एग्जैक्ट नहीं हो सकते। और फेरमैन का बता देंगे कि नो नो सिंगल मेथड इन साइंस, हर सब्जेक्ट अपना अलग अप्रोच रखता है। जेक्स का बताएँगे, अगर हम सिर्फ डेटा पे फोकस करें, जेक्स में वो लगा, तो इमोशन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे इग्नोर हो जाऊँगी ना। जैसे अगर हम फ्रेंडशिप को मेज़र करें, कितनी बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। इस बात से अगर मैं फ्रेंडशिप को मेज़र करूँ, तो असली दोस्ती का डेप्थ समझ नहीं आएगा। मतलब इससे किसे मेज़र करेंगे, ये ज़्यादा मैसेज कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा दोस्त है इससे, तो वो गलत तरीका है। इस तरह से ह्यूमन इमोशन को मेज़र नहीं किया जा सकता, इन सब चीज़ों से। तो कंक्लूजन में हम बताएँगे कि रफ़ाइम का काम सिखाता है कि सोशियोलॉजी भी साइंटिफिक मेथड यूज़ करके ऑब्जेक्टिव पैटर्न रिवील कर सकता है। बट क्योंकि ह्यूमन इमोशन, कल्चर और मीनिंग भी इन्वॉल्व होते हैं, तो सोशियोलॉजी को बेस्ट एक सोशल साइंस माना जाना चाहिए, साइंटिफिक इन मेथड बट डिस्टिंक्ट इन सब्जेक्ट मैटर। इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि मेथोडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर व्हिच फॉर्म साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कमेंट
यहाँ पे मेथोडोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, ये 2 कीवर्ड इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ना, वो सोशल रिसर्च को डिफाइन करते हुए स्टार्ट करेंगे। फिर मेथड, क्योंकि सोशल रिसर्च में ही मेथड यूज़ होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे ये बताएँगे। पहले तो सोशल रिसर्च को डिफाइन कर लो किसी थिंकर के साथ, तो इसके इंटरडिसिप्लिनरी नेचर को बता दो कि डाइवर्स मेथड यूज़ होती है। उसके रूल्स, प्रिंसिपल, वही साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बताती हैं, क्या मेजर अप्रोचेज़ ये मेथड्स को फॉलो करती हैं, उनके बताएँगे, उनके टूल्स बताएँगे, फिर कंक्लूड कर देंगे साइंटिफिक के पर ह्यूमनिस्टिक इन नेचर करके फिर डायग्राम भी हम बना सकते हैं इसमें। तो वहाँ पे मैंने बताया है अ, इंट्रोडक्शन में पॉलिंग दिया, तो इसमें आप सोचिए कि जब आपको पता लगाना हो कि एक गाँव में बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, या फिर एक शहर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम क्यों है, तो आप क्या करेंगे? बस गेस करेंगे? नहीं, ये ही जगह है जहाँ पे सोशल रिसर्च का काम आता है। पॉलिन वी यंग ने इसे डिफाइन किया था कि सोशल रिसर्च इज़ अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ टू एक्सटेंड और वेरीफाई नॉलेज। सिंपल शब्दों में अ, अंदर से समझना और एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करना, मतलब डेप्थ में चीज़ों को जानना, इंटरनल चीज़ों को। और फिर इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस, सोशियोलॉजी अकेले सब्जेक्ट नहीं है, ये साइकोलॉजी से बिहेवियर सीखता है। यहाँ पे मेन बॉडी का जो फर्स्ट पॉइंट है उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सोशियोलॉजी अकेले सब्जेक्ट नहीं है, ये मैंने बताया आपको। इसमें साइकोलॉजी से ये बिहेवियर सीखता है और इकोनॉमिक्स से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी का एनालिसिस लेता है, और एंथ्रोपोलॉजी से क्या लेता है सोशियोलॉजी? कल्चर और ट्रेडिशन। जैसे थाली में अलग-अलग खाने होते हैं ना, ऐसे सोशियोलॉजी अपने रिसर्च में इन सब का फ्लेवर ले आता है। फिर नेचर ऑफ सोशल रिसर्च, यहाँ पे ये सिर्फ रैंडम ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसमें क्लियर प्रोसेस होता है। पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर थ्योरी से कनेक्ट करना, फिर डेटा कलेक्ट करना और एनालाइज करना, मतलब गेस वर्क नहीं, ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। फिर मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस, यहाँ पे हम बताएंगे पॉजिटिविज्म दरखाइम। दरखाइम ने कहा कि क्रिएट सोशल फैक्टर्स थिंक, जैसे उन्होंने सोसाइटी स्टडी किया है, दिखाया, इसमें दिखाया है कि सोसाइटी पर्सन लगता है, अब उसके पीछे सोशल पैटर्न्स होते हैं, जैसे रिलीजन, फैमिली, इंटीग्रेशन, इकोनॉमी, मतलब सोसाइटी को साइंटिफिक तरीके से समझना पॉसिबल है। फिर फिनोमेनोलॉजी में शूट्स और हाउसफुल बताएँगे, और शूट्स बोले कि रुक जाओ भई रुक जाओ। फिर नंबर्स, नंबर से सब कुछ समझ नहीं आएगा। अ अगर हम जानना चाहते हैं कि एक माइग्रेंट वर्कर अपने शहर के एक्सपीरियंस को कैसे फील करता है, तो हम उसके मीनिंग समझने पड़ेंगे कि तो यही फिनोमेनोलॉजी मीनिंग को समझना। फिर क्रिटिकल रिसर्चर भी आ गए कि मार्क्स हेबरमस ने कहा कि सिर्फ समझना ही काफ़ी नहीं है। सोसाइटी की हिडन इनइक्वालिटीज़ को एक्सपोज़ भी तो करो। जैसे जेंडर पे गैप, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन्हें सिर्फ डिस्क्राइब नहीं, चैलेंज भी करना चाहिए। तो ये क्रिटिकल रिसर्च में इनके नाम लेके हम बताएँगे। जैसे मेथोडोलॉजी एज़ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। मेथोडोलॉजी देख लेते हैं। इसमें रूल्स प्लस प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स। अब मेथोडोलॉजी का मतलब सिंपल है, एक टूल किट। रूल जैसे कि सर्वे में सैंपलिंग फॉलो करना, और प्रिंसिपल्स इसमें हम बताएँगे कि जैसे वेबर के क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग या फेमिनिस्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, तो ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम कर रहे हैं। फिर प्रोसीजर जैसे क्वेश्चनर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन सर्वे क्या इस्तेमाल करना है, ये हम बताएँगे। सोशल रिसर्च में मैंने तीनों बता दिए कि अलग-अलग पर्सपेक्टिव, एक स्मॉल डायग्राम बता दिया। क्योंकि फिनोमेनोलॉजी पॉजिटिविज्म रिसर्च ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हैं, फिनोमेनोलॉजी मीनिंग को फॉलो करता है, क्रिटिकल पावर पावर इम्बैलेंस और पावर के बेसिस पे वो चैलेंज करने का कंटेंट, एक सिंपल डायग्राम इसको हम बना सकते हैं। कंक्लूजन में हम बता देंगे कि सोशल रिसर्च एक तरह का ब्रिज है, एक तरफ साइंस की ऑब्जेक्टिविटी और दूसरी तरफ ह्यूमन एक्सपीरियंस डेप्थ। जब हम रूल्स, प्रिंसिपल और प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो रिसर्च रिलायबल बनता है, और इसी से सोशियोलॉजी एक यूनिक साइंस बनती है, साइंटिफिक भी और ह्यूमनिस्टिक भी। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर देंगे। अब नेक्स्ट आंसर हम देख लेते हैं इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के मेन टेनेट्स को लिबरेट करना। यहाँ पर ये 2017 का 10 मार्क का क्वेश्चन है, और इसमें हम बताएँगे इंट्रो में कि पॉजिटिविस्ट वर्सेस इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का कंट्रास्ट। इंट्रो में तो मेन टेनेट, थिंकर्स, कीवर्ड्स, एग्जांपल। फिर एग्जांपल में हम बताएँगे कि इंडियन ग्लोबल एग्जांपल,
स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। यहाँ पे मैं कंट्रास्ट के साथ पॉजिटिविस्ट को इसलिए बता रही हूँ कि पॉजिटिविस्ट के ये जो लिमिटेशंस थी उनको ओवरकम करके इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी आई थी। इसलिए यहाँ पे हम कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी मैक्स वेबर ने फाइनल करी थी। तो इसमें ना उनको मेंशन करके बताया गया और यहाँ पे मैंने पॉजिटिविस्ट में रखाइन को बताया है। तो कभी अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कभी आपने नोटिस किया है कि एक ही चीज़ सब लोग अलग तरीके से समझते हैं, जैसे ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम में क्या होता है, किसी के लिए वो टेंशन होती है, वो किसी के लिए फ़ोन पर गॉसिप करने का चांस होता है, वो किसी के लिए इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने का मौका। यही है इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का एसेंस, मतलब सोसाइटी मीनिंग के ऊपर चलती है। तो ये इंटरप्रिटेटिव में बताया था। अब जैसे दरखाइम जैसे पॉजिटिविस्ट कहते थे कि सोसाइटी का साइंस की तरह स्टडी करो, डेटा, फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स। लेकिन इंटरप्रिटेटिव थिंकर बोलते हैं इंसान मशीन नहीं है, वो अपने एक्शंस को मीनिंग देते हैं और वही मीनिंग समझना सोशियोलॉजी का असली काम है। तो ये हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे मैक्सवेल और दरखाइम को कोट करते हुए। एजेंसी, फ्री विल, मीनिंग मेकिंग इन एवरीडे लाइफ और सब्जेक्टिव मीनिंग के बारे में बात करें इंटरप्रिटेटिविस्ट ने। अब इसके मेन टेनेट्स क्या हैं? वेबर ने बताया वर्स्टेन अंडरस्टैंडिंग सोशल एक्शन। वेबर बोलते थे कि इंसान कॉन्शियसली एक्ट करता है, जैसे कि जिम जाना। कोई हेल्थ के लिए जाता है, कोई पैशन के लिए जाता है, कोई सेल्फी के लिए जाता है। सेम एक्शन है जिम जाना, लेकिन अलग-अलग मीनिंग होगा। तो यहाँ पे मैंने वोटिंग वाला एग्जांपल डाला है। इसे जिम जाने वाला एग्जांपल डालेंगे, थोड़ा-सा इनफॉर्मल लगेगा। वो तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बोला। तो यहाँ पे वेबर को कोट करके आप ये बता सकते हो। एक्टर्स एक्टर्स डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन, थॉमस थ्योरम। डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन, थॉमस ब्रदर ने बोला कि अगर इंसान एक ही सिचुएशन को रियल मान लेता है तो उसके रिजल्ट भी रियल होते हैं। अगर व्हाट्सएप पर बस एक रूमर आ जाए कि स्कूल बंद है तो स्टूडेंट खुशी मनाने लगते हैं, चाहे स्कूल एक्चुअल में खुले। हम तो यहाँ पे बैंक का रूमर बता सकते हैं हम, रूमर्स और बैंक पीरियड से विड्रॉल, लोग पैसे निकालना चालू कर देते हैं और बैंक कोलैप्स हो जाता है। तो ये हम बता सकते हैं। तीसरा हम बताएँगे कि मीड एंड रूमर का सिंबॉलिक इंटरैक्शन इस फिर कहते थे कि हम अपना सेल्फ इंटरैक्शन से बनाते हैं। ऐसे कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स टीचर के सामने सीरियस बनता है और दोस्तों के साथ एकदम है ना फन लविंग मूड में आ जाए। मतलब अपना रोल सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। रूमर ने ऐड किया कि मिनी इंटरैक्शन से इवॉल्व होता है। जैसे थम्स अप, कहीं ये गुड जॉब के लिए यूज़ होता है, तो कहीं ये सिर्फ़ एक कोला का ब्रांड है। तो ये हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म में हैंडशेक का एग्ज़ाम्पल देके बता सकते हैं। ग्रीटिंग, एग्रीमेंट और इंसल्ट डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। फिर फेनोमेनोलॉजिस्ट अल्फ्रेड शुट्ज़ इसमें बताएँगे, शुट्ज़ बोलते हैं थे कि हम डेली लाइफ को समझने के लिए कॉमन कैटेगरीज़ यूज़ करते हैं। जैसे शॉपकीपर वर्ड आते ही दिमाग में हमारे एक आइडिया आ जाता है, एक दुकान होगी, वहाँ हम बार्गेनिंग कर सकते हैं, कैश काउंटर लगा होगा। तो ये टाइपिफिकेशन हमें इतना समझ देता है चीज़ों की। तो कॉमन सेंस कैटेगरीज़ दिए, टीचर स्टूडेंट रिलेशन बताएँगे हम यहाँ पे। फिर फिफ्थ है एथनोमेथोडोलॉजी, हैरोल्ड गार्फिंकल। एथनोमेथोडोलॉजी में उन्होंने देखा कि छोटी-छोटी मेथड से लोग सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। हाँ, तो ये मैं बोल रही थी कि छोटी-छोटी चीज़ों से मेथड से लोग सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अगर कोई लाइन तोड़ के सिनेमा हॉल में तुरंत मतलब कोई आगे जाने की कोशिश करेगा तो एकदम से लोग रिएक्ट कर देंगे, क्योंकि एक हिडन सोशल रूल तो टूट गया है कि कोई लाइन तोड़ के ऐसे आगे नहीं जा सकता, हम लाइन में लगे। वो कोई स्कूल या कॉलेज में तो है नहीं, नॉर्मल लोग हैं, लेकिन तब भी वो एक सोशल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम बता सकते हैं गार्फिंकल के एथन मेथोडोलॉजी वाले पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट है ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, वायलेटिंग नॉर्म्स जस्ट लाइक कटिंग क्यू शो हिडन रूल्स। सिक्स्थ इज सोशल हाँ, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। यहाँ पे बर्जर और लकमान का बताएंगे। हाँ, उन्होंने दिखाया कि रियलिटी लोगों के कलेक्टिव एग्रीमेंट से बनती है, जैसे कैलेंडर, ट्रैफिक रूल्स या एमोजीज। ये सब ह्यूमन क्रिएटेड हैं और एक्सेप्टेड रियलिटीज हैं। फिर इसमें हम यहाँ पे मैरिज, कास्ट प्योरिटी और रिलीजियस रिचुअल्स इसका एग्जांपल दे सकते हैं। फिर सेवंथ है हार्मेनेटिक स्टिल ऑफ गडुमल का एग्जांपल हम यहाँ बताएंगे। मतलब हर जनरेशन अपने क्वेश्चंस यहाँ पे हार्मेनेटिक्स को एक्सप्लेन कर देगा। सेवंथ पॉइंट, अब इसमें क्या होता है कि जो हर जनरेशन होती है ना, अपने क्वेश्चंस लेकर टेक्स्ट को समझने की कोशिश करती है। सोसाइटी अपने प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, मॉरलिटी के जो आंसर है ना,
फिर अपने जो जो भी टेक्स्ट वो फॉलो करते हैं, उनको दोबारा इंटरप्रेट करती है। गांधी जी ने गीता से नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल स्ट्रगल का मैसेज लिया और सोसाइटी ने उनके इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करके फ्रीडम स्ट्रगल और मॉडर्न पॉलिटिक्स में उस चीज़ को अप्लाई किया। सोसाइटी अपने कल्चरल टेक्स्ट और ट्रेडिशन को एक लिविंग डायलॉग की तरह यूज़ करती है। जैसे अ, हर ज़माना उनमें नए मीनिंग डालकर अपने इश्यूज़ का सॉल्यूशन ढूँढता है। इसलिए इसी इसी चीज़ को हार्मेनेटिक्स कहते हैं कि समाज अपने आप को हमेशा नए तरीके से इंटरप्रेट करता रहता है। मतलब टेक्स्ट तो फिक्स है, पर मीनिंग डायनामिक होते हैं। सोसाइटी खुद अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उन्हें इंटरप्रेट करके अपनी सोशल रियलिटी बनाती है। तो ये आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम देंगे कि इंडिया में भी इंटरप्रेटिव अप्रोच काफ़ी यूज़फुल है। मिशन श्रीनिवास का संस्कृताइज़ेशन को समझने के लिए लोग रिचुअल्स को नया मीनिंग देते हैं। क्लासरूम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि अटेंडेंस टीचर के लिए तो वो डिसिप्लिन है, लेकिन स्टूडेंट के लिए सिर्फ़ एक फॉर्मल टेक्निक है। फेस्टिवल का एग्ज़ाम्पल, एक ही फेस्टिवल किसी के लिए डिवोशन के लिए है और किसी के लिए हॉलिडे हो जाता है, किसी के लिए शॉपिंग का सीज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम मैरिज रिचुअल्स का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं और लुइस का भी बता सकते हैं, द कोड करके प्योरिटी ऑफ पॉल्यूशन को। यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है ना, वो सारे जो भी अपने वर्क पढ़े, उसका एक तरह से समराइज़ करके एक डायग्राम दे दिया है। इसे आप और इनोवेटिव वे में बना सकते हैं, मैंने सिंपल बनाया है, तो आप ये देख लीजिएगा। ये वेबर का हमने वर्ड स्टैंड पढ़ा, थॉमस का डेफिनिशन ऑफ सिचुएशन, वीड एंड ब्लूमर का सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज़्म, शूट्स का फेनोमेनोलॉजी, गार्टिंग का मेथोडोलॉजी, कॉज़ल डेवलपमेंट का सोशल कंस्ट्रक्शन, hermeneutics मैंने अभी आपको टेक्स्ट और कल्चर के सेंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर देंगे आंसर। इंटरप्रेटेटिव सोशियोलॉजी हमें ये सिखाती है कि सोसाइटी को समझने के लिए बस नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स काफ़ी नहीं है। रियल समझ तब आती है जब हम लोगों के मीनिंग और पर्सपेक्टिव को समझते हैं। तो इस तरह से हम इसे कंक्लूड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा अगर आप मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो करना है तो। और शेयर भी करिएगा, जिसे भी नीड हो उसे तक ये डेटा पहुँचना चाहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।